हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, साथ में आपका पूरा परिवार भी सुरक्षित होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर चल रहा है क्लास 12 का, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं, कुछ टॉपिक्स अभी भी बाकी हैं। तो आइए इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अगला टॉपिक लेके आए हैं हम, जिसका नाम है टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पिछले लेक्चर में आपने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, और डाइपोल की वजह से डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमने सीखा था। कितने पॉइंट्स पे सीखा था? एक एक्सियल लाइन पे सीखा था, उसके बाद एक इक्वेटोरियल लाइन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक एनीवेयर इन द प्लेन। तो चलिए इसी क्रम में आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ज्यादा नहीं है। बोर्ड में इससे कम सवाल पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इसका अगर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया। तो चलिए आइए चालू करते हैं। हेडिंग है हमारा टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब आप समझ गए हो ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब यही तो है, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। डंबल जैसा, बिल्कुल आपके मन में जब भी मैं डाइपोल बोलूं आपके मन में क्या आ जाना चाहिए? डंबल आ जाना चाहिए, डंबल जैसा। यहाँ पे एक कोई चार्ज प्लस क्यू, यहाँ पे कोई चार्ज माइनस क्यू, और यहाँ से ये वाला डिस्टेंस L और ये वाला डिस्टेंस भी इस तरीके से, ये होता है डाइपोल। टू सेम एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड अ डाइपोल। आज के टॉपिक में हम टॉर्क इस डाइपोल को समझिएगा इस बात को। ये जो डाइपोल है, अगर इस डाइपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखते हैं, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे मैंने बना दिया, जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। देखना ध्यान से, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, बराबर है हर जगह से, बराबर ई, ठीक। तो इस डाइपोल पे कुछ टॉर्क वगैरह लगेगा या नहीं लगेगा, इसका चर्चा, इसकी बात, ये डिस्कशन हम करेंगे। अच्छा, उसके पहले आपको टॉर्क जानना बहुत जरूरी है कि व्हाट इज टॉर्क। आपको टॉर्क पता है? टॉर्क का डिफिनेशन क्या होता है? क्लास 11 में आपने पढ़ा है। व्हाट इज टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, FORCE, फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। नहीं समझ में अभी भी आपको? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। मान लीजिए आपने क्लास 12 में, क्लास 11 में इस टॉपिक को मिस कर दिया है, तो मैं इसको फिर से आपके लिए वो कर दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ब्रीफ में, ठीक है। देखिए, व्हाट इज टॉर्क? रोटेटिंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यानी कि वह फोर्स जो कि किसी भी चीज को घुमा दे, उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। वह फोर्स जो कि किसी भी चीज को क्या कर दे? घुमा दे। तो चलिए थोड़ा सा टॉर्क को हम डिटेल में समझ लेते हैं। क्लास 11 की का टॉपिक है। जैसे मान लेते हैं कि आप सबने वो देखा होगा ना, रिंच जिससे कि बोल्ट वगैरह को खोलते हैं या कसते हैं, ठीक है। उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप ऐसा होता है, ठीक है, और ये यहाँ से ऐसा रहता है, ठीक, ऐसा कुछ उसका शेप होता है। दोनों साइड होता है, मैं सिर्फ एक ही साइड का बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसा ही कुछ शेप होता है। अब अगर एक काम करते हैं हम, इस पे क्या करते हैं, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हम क्या करते हैं कि इधर कुछ फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इधर कुछ फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स की वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो बोल्ट इसके बीच में है, इसको क्या करते हैं? घुमा देते हैं, ठीक है। तो भैया ये जो फोर्स लगाते हैं, यहाँ पे हम फोर्स जो लगाते हैं, उस फोर्स की वजह से ये बोल्ट ना घूम के इस यहाँ पे जो टॉर्क लगता है उसकी वजह से बोल्ट घूमता है। अब बोलो कि सर फोर्स और टॉर्क में अंतर क्या है? हम तो फोर्स लगा रहे हैं, हमको टॉर्क क्या पता? देखिए समझिएगा ध्यान से कि अगर तुम एक काम करो, थोड़ा सा मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाते रहो, या इस डायरेक्शन में, या ऐसे यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाओ, इस तरीके से कुछ इस पे फोर्स लगाओ। क्या ये बोल्ट पूरी जिंदगी में तुमसे घूमेगा? जिधर रिंच है उसी डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाओ, घूमेगा? बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। अच्छा, यहाँ इस पे तुमको कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? इस पे तुमको, जैसे मान लेते हैं कि कुछ ऐसा तुम जनरली फोर्स लगाते हो, उसकी वजह से ये घूमता है।
तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखो ये जो घूमेगा इसमें जो रोटेशन होगा ROTATION रोटेशन ROTATION रोटेशन होगा वो किसकी वजह से होगा, वो होगा टॉर्क की वजह से, टॉर्क की वजह से। और देखो टॉर्क डिपेंड किन किन चीजों पे करेगा, टॉर्क पहली चीज तो डिपेंड करेगा सबसे पहले फोर्स पे, फोर्स अप्लाइड, या इसको हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ फोर्स, AMOUNT अमाउंट ऑफ फोर्स। दूसरा डिस्टेंस, DISTANC डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम COR यानी कि सेंटर ऑफ रोटेशन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्टेंस ऑफ फोर्स, सॉरी यहां फ्रॉम लिख दिया मैंने, डिस्टेंस ऑफ फोर्स। यानी कि एक बात बताओ मुझे कि एक फोर्स तुम यहाँ पे लगा रहे हो और एक फोर्स तुम यहाँ पे लगा रहे हो, जरा बताना तो कि इन दोनों में से तुमको रोटेटिंग इफेक्ट कौन सा अच्छा देगा, यहाँ वाला यहाँ वाला। तुम बोल्ट, जैसे मान लो कि कोई नट है, नट को कसते हो, ऐसे मान लो कसना है, ठीक है, ऐसे कि उसको वो करना है, कसना है, तो तुम यहाँ पे पकड़ के करोगे तो ज्यादा इजीली हो जाएगा कि एकदम नट के पास पकड़ के करोगे। तो देखना, ट्राई करना करके, जितना दूर होगा सेंटर ऑफ रोटेशन से उतना ही हमको ज्यादा टॉर्क मिलेगा। और तीसरी चीज एंगल, ANGLE एंगल ऑफ फोर्स, FORC। यानी कि देखो समझना इस चीज को, तुम यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे कुछ इस डायरेक्शन में तुमने ऐसा फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसा फोर्स, ये कुछ ऐसा फोर्स लगा दिया तुमने, ठीक है। ये यहां से एंगल कितना बना रहा है, ये यहां से एंगल बना रहा है ऐसे थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू तुम जितना बढ़ाते जाओगे ना, जितना बढ़ाते जाओगे उतना ही तुमको टॉर्क क्या मिलते जाएगा, मतलब कि टॉर्क ज्यादा मिलता जाएगा। अगर तुम थीटा की वैल्यू घटाते जाओ, थीटा को 0 कर दो, 0 टॉर्क है, फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो टॉर्क नहीं है, उसकी वजह से रोटेशन नहीं होगा। जितना थीटा बढ़ाते जाओगे उतना क्या होते जाएगा, ये इसको ज्यादा टॉर्क मिलते जाएगा। तो तीसरी चीज थीटा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकालें, टॉर्क का फॉर्मूला। तो देखो टॉर्क तीन चीजों पे, टॉर्क का ये साइन है, टॉर्क तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक तो अमाउंट ऑफ फोर्स पे, दूसरे को बोलते हैं आर, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी कि इस आर पे, यहाँ पे फोर्स लगा है उस पे। और तीसरी चीज थीटा। अब देखो टॉर्क का ये फॉर्मूला होना चाहिए, लेकिन टॉर्क का फॉर्मूला ये नहीं होता है। कौन सा फॉर्मूला टॉर्क का होता है, देखो ये जो एफ है, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम, मॉडिफाई कर देते हैं। समझना ध्यान से, जरा बताना मुझे कि तुम यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हो एफ, ठीक है, तो इस फोर्स को जैसे मान लो कि दो कंपोनेंट्स में बांट दो, तो दो कंपोनेंट्स में बांटोगे तो इधर हो जाएगा एफ कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा एफ साइन थीटा। समझना बात को, ये वाला एफ कॉस थीटा और ये वाला एफ साइन थीटा, और ये तुम्हारा एफ तो है ही। तो जरा बताओ कि इस फोर्स का कौन सा कंपोनेंट घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या पूरा फोर्स घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, इसका कॉस कंपोनेंट कुछ काम का नहीं आएगा, इसका सिर्फ साइन कंपोनेंट। यानी कि अब टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है एफ आर साइन थीटा, एफ साइन थीटा इंटू आर, तो उसको हमने क्या कर दिया, एफ आर साइन थीटा, इसको मिटा दो, ये हो गया तुम्हारा टॉर्क का फॉर्मूला, एफ आर साइन थीटा। अब एफ आर साइन थीटा को अगर इसको तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लोग ऐसे भी लिखते हैं, साइन का क्या होता है, एफ क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, साइन थीटा में कर देते हैं। देखो अब टॉर्क का एक और फॉर्मूला, उसको मैं आपको बता देता हूं, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो ये एफ आर साइन थीटा है ना, एफ आर साइन थीटा, इसको हम क्या बोलते हैं, समझना इसको ध्यान से, इसको हम बोलते हैं, ध्यान से सुनो, इसको हम बोल सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आर जो है, ये यहां से क्या है, परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो इसको टॉर्क को हम ये भी बोल सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस बात को याद रखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एक्सिस ऑफ रोटेशन।
समझ में आई कहानी की नहीं आई? समझ गए? F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब आइए हम क्या आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं कि टॉर्क ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद हो गया ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक डाइपोल है, ठीक, ये एक डाइपोल है, ये इसका, ठीक है, समझते जाइएगा बात को ध्यान से। यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे आपका माइनस क्यू और यहाँ पे है आपका प्लस क्यू, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस L और ये वाला भी डिस्टेंस L। चलिए फील्ड लाइंस बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रख लेते हैं। समझिएगा कहानी को। अब इस टॉर्क के साथ क्या होगा अगर इसको हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आके रखेंगे तो, ठीक है, इस टॉर्क के साथ क्या होगा। मान लेते हैं कि ये यहाँ से किस एंगल पे रखा हुआ है, ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये कितना है, थीटा है। समझते जाइएगा कहानी, ये कितना है, थीटा एंगल पे इसको रखा गया है। तो अगर ये थीटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर जगह से जाएगी ना, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा ही हो जाएगा। और ऊपर बनाने की भी जरूरत ही नहीं, ज्यादा हो जाएगा, समझो इसको, ये थीटा समझते जाना है ध्यान से। अब एक बात बताओ कि जब इस टॉर्क को हम रखेंगे तो इस टॉर्क को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस टॉर्क के ऊपर एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। कहां कहां पे वो फोर्सेस लगेंगे, वो फोर्स लगेगा एक जो प्लस क्यू है वहां पे, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डिस्टेंस पे वो थोड़ी फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस पे थोड़ी फोर्स लगाता है, तो जहां पे चार्ज होगा वहीं पे फोर्स लगाएगा। तो एक फोर्स इस पे लगेगा यहाँ पे, एक फोर्स इस पे लगेगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। अच्छा यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और एक फोर्स लगेगा यहाँ पे, इसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होगा QE, लेकिन इसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। ये कहानी समझ में आ, यानी कि अगर हम F नेट निकालने जाएं तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F1 प्लस F2, यानी कि इसको हम मान लेते हैं, इसको F1 मान लो और इसको कितना मान लो, F2 मान लो, यानी कि QE और प्लस माइनस QE, ठीक है। अरे भैया माइनस इसलिए लिखा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है ना, कि F नेट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। इस पे टोटल फोर्स इस पे कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि Q इस डायरेक्शन में और Q इस डायरेक्शन में। यानी कि अगर किसी भी चीज पे कोई फोर्स, नेट फोर्स 0 हो जाए तो वो बॉडी क्या करती है, अगर रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में रहे तो वो मोशन में रहेगी। तो फिलहाल तो ये जो डाइपोल है, इसको जिसको रखा है हमने, किसमें है, रेस्ट में है ना, तो ये रेस्ट में ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है, ये डाइपोल यहाँ पे है तो यहीं पे रहेगा, इससे ना ये इधर जाएगा ना इससे ये इधर जाएगा। बस मान लेते हैं कि इसको अगर तुम थोड़ा टाइम के लिए डाइपोल कंसीडर करो तो ये ना इधर जाएगा ना ही इधर जाएगा, मोशन इसमें नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई। लेकिन एक काम होगा इसमें। अब क्या काम होगा मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं इस मार्कर को यहां पे रख दूं और एक फोर्स यहां से इधर लगाऊं और एक फोर्स यहां से इधर, बराबर मैग्नीट्यूड में, समझना, 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, यहां पे देखो, इस मार्कर पे 5 न्यूटन का मैं उधर फोर्स लगाऊं, ऊपर दिख रहा है ना, और 5 ही न्यूटन का मैं यहां से ऐसे
नीचे लगा दूं, तो ये मार्कर नेट फोर्स तो इस पे 0 है, यानी कि मार्कर इधर उधर ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ऊपर नीचे होगा। लेकिन इस मार्कर पे एक चीज होगी, क्या होगी, ये मार्कर यहां से घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या है, एक नहीं है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कि मुझे एक हाथ से कोई एक लड़का इधर 10 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है और दूसरे हाथ से ऐसे कोई मुझे खींच रहा है, तो मैं यहाँ इक्विलिब्रियम में रहूंगा, ना मैं इधर जाऊंगा ना मैं इधर जाऊंगा। लेकिन कोई एक लड़का मेरा सर पकड़ के 5 न्यूटन से इधर खींच रहा है और पैर से 10 न्यूटन से इधर खींच रहा है, ऐसे यहाँ पे ना, तो ऐसे 5 न्यूटन से इधर और 10 न्यूटन से इधर, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा रोटेशन हो जाएगा। लाइन ऑफ एक्शन ये वाला, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, रोटेट। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब अगर दोनों सेम लाइन में हो तो उसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। सेम लाइन ऑफ एक्शन में हो तो चूंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस SINC सिंस लाइन ऑफ एक्शन of both forces is not same, so the dipole will rotate। अब डाइपोल क्या हो जाएगा, रोटेट करने लगेगा। और जैसे ही डाइपोल रोटेट करने लगे, इसका अर्थ ये है कि वहां पे क्या लगेगी, वहां पे क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है, और उसी टॉर्क को हमको क्या करना है, निकालना है। यानी कि इस डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है, इस डाइपोल पे नेट टॉर्क कितना लग रहा है, वही हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। समझिए, तो नेट टॉर्क कहां से प्रोड्यूस होता है, फोर्स से प्रोड्यूस होता है। तो एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ से, यहाँ की वजह से जो टॉर्क होगा वो निकाल लेते हैं। एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ की वजह से जो टॉर्क होगा वो निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए मान लेते हैं कि F1 की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ1 बोलते हैं। इसको टाउ बोलते हैं, टॉर्क को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ1 यहाँ पे। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क 1 का। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं हम F1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से कहां के बीच का, तो जहां पे फोर्स लग रहा है वहां से और एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके बीच का। समझ रहे हो ना, जहां पे फोर्स लग रहा है वहां और जहां वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच का। तो जरा मुझे बताओ तो कि एक पॉइंट यहां पे है, सुनना इस बात को, और एक पॉइंट यहां पे है। इन दोनों के बीच का मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पे कोई है, यहां पे जैसे मान लो कि कोई लड़की है गोल्डी, वो फट के खुश हो जाएगा। यहाँ पे कोई है साक्षी, नहीं यहाँ पे इस बार लड़कियों का नाम नहीं रहेगा, इस बार लड़कों का नाम रहेगा। यहाँ पे कोई है हर्ष और यहाँ पे कोई है रमन, जो सवाल बनाते हैं इन्हीं का नाम रहेगा। चलिए हर्ष और रमन है। अगर मैं पूछूं कि हर्ष और रमन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो बताओ जरा, तो हर्ष और रमन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है क्या, ना ये नहीं है। हर्ष और रमन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है। हर्ष और रमन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, दिस वन, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन हर्ष एंड रमन। अब यहाँ पे भी वही बात होगी, ये है उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जरा बताओ मुझे तो कि यहाँ पे Q फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना इस पॉइंट पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है, ये है। तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा ये, दिस वन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस वन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये किसके बराबर होगा जरा बताओ, ये L है, तो ये वाला क्या हो जाएगा L cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा L sin थीटा। पूछे सर ये कैसे होगा, जैसे देखो ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे कोई लाइन है, ठीक है, ये मान लेते हैं L है और ये वाला एंगल थीटा है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ऐसे इसको बनाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये L sin थीटा, और ये वाला क्या हो जाता है, सॉरी ये L sin थीटा, सॉरी यार जिधर एंगल होता है ये L cos थीटा,
और जिधर थीटा नहीं रहता उधर एल साइन थीटा। ठीक है, अब इसी एल साइन थीटा को हम यहाँ पे लेते जाते हैं तो ये भी किसके बराबर होता है, एल साइन थीटा के। तो उसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एल साइन थीटा, यानी कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कितना, अच्छा F1 की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू ई इंटू कितना, एल साइन थीटा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा, क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। चलिए उसके बाद टॉर्क टाउ 2 ये भी किसके बराबर, F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही कहानी यहां से आपकी बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा ना। जरा बताओ ये L है तो ये किसके बराबर, ये भी L साइन थीटा के बराबर, यानी कि इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एल साइन थीटा। अब जो नेट टॉर्क होगा, नेट टॉर्क वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2, टाउ 1 प्लस टाउ 2। अब टॉर्क चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। जरा बताओ मुझे कि इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा ना, समझते चलो। इसकी वजह से जो रोटेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हुआ ना, इधर की तरफ क्लॉकवाइज और इधर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इसकी वजह से क्लॉकवाइज। अच्छा इसकी वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसका भी डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। यहां पे भी क्लॉकवाइज और यहां पे भी क्लॉकवाइज, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन है, तो क्या कर देना, फटाक से जोड़ देना, यानी कि क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा, यानी कि 2 क्यू ई एल साइन थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क का आंसर, 2 क्यू ई एल साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा हम अपन क्या करते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। अब बोलो मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफाई करने का तरीका क्या होता है, मॉडिफाई इसको कैसे किया जाता है, पहले इतना आप नोट कर लो, पॉज करके आप नोट करो, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ। पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे समझा रहा हूँ आपको। हो गया, चलिए अब एक बात बताइए कि हम यहां से इसको Q2QE है ना, L है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Q इंटू 2L इंटू E साइन थीटा, ठीक है। अच्छा Q इंटू 2L, आपको डाइपोल मोमेंट का वो बताया, फॉर्मूला बताया मैंने, क्या होता है Q इंटू 2A, तो यहाँ पे A की जगह L लिखा हुआ है ना, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं P E साइन थीटा। ये हो गया नेट टॉर्क का फॉर्मूला, किसके बराबर, P E साइन थीटा के बराबर। लिख लीजिए, नेट टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा, उतार लो। P E साइन थीटा, अच्छा अब जरा बताओ कि हम इसको टॉर्क को ये भी लिख सकते हैं, P साइन थीटा है ना, तो टॉर्क को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E, ये भी एक फॉर्मूला होता है, इसको भी लिख लो P क्रॉस E। P साइन थीटा को P क्रॉस E लिख सकते हैं ना, और चेक कर लो P का डायरेक्शन क्या होगा, P का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ऐसा होगा, P का डायरेक्शन ये हो गया, E का डायरेक्शन क्या हो गया, ऐसे हो गया। और टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, वो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, बाहर की तरफ निकल रहा है ना। अच्छा इसको घुमाओगे, सुनो इसको घुमाओगे तो ऐसे ऐसे इस तरीके से, यानी कि बाहर की तरफ निकलेगा ना, यानी कि टॉर्क का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो ये हो गया तुम्हारा P का डायरेक्शन, ये इसके बीच में थीटा, ये E का डायरेक्शन, और टॉर्क का डायरेक्शन किधर की तरफ, आउटवर्ड, टॉर्क का डायरेक्शन किधर की तरफ, आउटवर्ड, ऐसे बना दो, ये शो कर रहा हो, यानी कि P और E से टॉर्क क्या है, परपेंडिकुलर है, तो टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से हो गया।
देखते हैं अगर इसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह हो तो। एक पहले छोटा सा टॉपिक एक और देख लेते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क देख लेते हैं। याद रखना ये फॉर्मूला, मिटा दो इसको, मैं पॉज करके लिख लो। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा? PE sin थीटा के बराबर हो जाएगा, यानी कि डाइपोल मोमेंट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा जरा बताइएगा मुझे, मैक्सिमम टॉर्क कब होगा? सुनो, मैक्सिमम टॉर्क तुमको तब मिलेगा, देखो यहाँ पे टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? PE sin थीटा, यानी कि एक ही डाइपोल तुम्हारे पास है, एक डाइपोल है, तो अगर डाइपोल है तो उसका P भी क्या है? कांस्टेंट है, तुमको डाइपोल नहीं बदलना है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हारी क्या है? कांस्टेंट है, एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोवाइडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें भी तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, यानी कि तुम थीटा की वैल्यू बदल के मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क ऑब्टेन कर सकते हो। देखो कैसे, अगर मान लेते हैं कि पहले तुम्हारा यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था, पहले मान लेते हैं कि ऐसे यहाँ पे रखा हुआ है, ये इस तरीके से, मैं एक ही लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये आपका क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये यहां से एंगल कितना है इसका? एंगल इसका मान लो ये थीटा है, समझना बात को। ये तुम जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे तुम थीटा को बढ़ाते जाओगे, ये कहां पे पहुंच जाएगा? ये पहुंच जाएगा यहाँ पे ऐसे, ये। अब देखो उस केस में इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड तुम खुद फील करके देखो, यहाँ इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे मैक्सिमम फोर्स लगाएगी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो समझो, ऐसे समझो कि तुम हवा के एकदम स्ट्रेट जाके खड़े हो जाते हो, तुम कार के विंडशीट को ले लो। कार का विंडशीट कैसे बनाया जाता है? कार का विंडशीट आगे वाला जो शीशा होता है, फ्रंट मिरर, वो ऐसा कुछ बनता है ना। अगर तुम इसको एकदम ऐसा बना देते, ठीक ऐसा बना देते, तो इस पे बहुत ज्यादा हवा क्या लगाती? फोर्स लगाती ना, इसलिए इसको क्या बनाया जाता है? ऐसे टिल्टेड बनाया जाता है, यानी कि जितना इसको तुम खड़ा करोगे उतना इसमें फोर्स क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, और जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क, जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा टॉर्क। तो टॉर्क विल बी, लिखेंगे कि टॉर्क विल बी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है +-1, +1 से लेके -1 तक। -1 भी मैक्सिमम ही होगा एक तरीके से, न्यूमेरिक मान लो। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? +1 to -1, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 एंड 270। समझो, देखो यहाँ पे फील करो, जब यहां से नाप, और हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नाप, डाइपोल के इससे नाप, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन से नापा जाता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन से नापा जाता है। तो देखो यहां से ये थीटा हो गया, थीटा 90 हुआ तो भी डाइपोल वो हो गया ना, तो भी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस ही है, यहाँ सॉरी यहाँ प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये 90 डिग्री। और जैसे तुम यहाँ पे एक मैक्सिमम टॉर्क मिला, फिर उसके बाद तुम ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, और यहां से इसको ले आके क्या कर दिया तुमने कि प्लस को तुमने यहां पे ला दिया, और माइनस तुम्हारा क्या हो गया? ऊपर हो गया। देखो ऐसे, ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये तुम्हारा डाइपोल है, डाइपोल तुमने घुमाया, जैसे ये तुम्हारा कोई किसी एंगल पे डाइपोल तुमने घुमाया, यहाँ पे एक तुमको मैक्सिमम मिल गया 90 डिग्री पे, नोट कर लो, नोट कर लो, एक तुमको 90 पे मैक्सिमम मिल गया, ऐसे देखो इस तरीके से। रुको एक दूसरा मैच कर लेता हूँ, ये एक तुमको ऐसे यहाँ पे था पहले, एक तुमको 90 पे मैक्सिमम मिल गया, फिर देखो कहां पे मैक्सिमम मिलेगा, ऐसे घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, फिर ये फिगर कब आएगी? ये यहाँ पे, समझना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो ये यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा ना, ये वाला एंगल कितना हुआ? ये वाला एंगल जरा मुझे बता दो, एंगल कितना हुआ? ये देखो, ये एक 90 पे, 90 के बाद 180, 180 के बाद यहां से 270, यानी कि अगर ये ऐसे है कुछ इस तरीके से,
यानी कि एंगल मेजर होगा यहां से लेके यहां तक वाला 270, 90 और 270 पे। वैसे ही टॉर्क मिनिमम कब होता है? मिनिमम टॉर्क देख लो, मिनिमम टॉर्क कब होगा? वही कहानी बना दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। डाइपोल को ऐसे रख दो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। ये सेंटर, ये मान लेते हैं थीटा पे रखा हुआ। मिनिमम कब होगा? मिनिमम तब होगा व्हेन साइन थीटा विल बी मिनिमम। तो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा विल बी, थीटा हो सकता है एक तो क्या 0 डिग्री और एक थीटा क्या हो सकता है 180 डिग्री, ठीक है। यानी कि देखो अब की बात, थीटा 0 यानी कि ये डाइपोल ऐसे बिल्कुल कोई भी फोर्स ही नहीं लगे, कोई वो ही नहीं रहेगा, ये जैसा है ऐसा ही रह जाएगा। और एक थीटा 180 का मतलब देखो, थीटा 0 का मतलब कि ये डाइपोल ऐसे पड़ा हुआ है, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। लेकिन थीटा 180 का मतलब हो गया कि ये डाइपोल ऐसे होके 90 होते हुए यहाँ पे, यानी कि आपकी बात यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। तो मिनिमम टॉर्क कब मिलेगा आपको? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो इसी तरीके से आपका ये टॉर्क से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया। आप इस पे न्यूमेरिकल्स बनाइए। अगर बुक्स में एससी वर्मा वगैरह की बुक में कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।